बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में हम बात करेंगे कौम के मुस्तकबिल के मेमारों के बारे में, क्योंकि उनके फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं और उनका जो मुस्तकबिल है वो उनकी सेहत के साथ जुड़ा है। उनकी सेहत को बचाने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है, उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो करवाए जाते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि ये जो वैक्सीन है, जो हिफाजती टीके जिनको कहा जाता है, वो किस हद तक उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। ये जो वैक्सीनेशन है या जिसे इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, ये किस हद तक ज़रूरी है। हिफाजती टीके जो बचपन में अगर लगवा दिए जाएं तो आगे चलकर बीमारियों से किस हद तक बचाए जा सकते हैं, और इनके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, जो गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, वो किस हद तक उन गलत फहमियों को आवाम के दिलों से निकाला जा सकता है। क्योंकि कुछ फिगर्स हैं जो आपके सामने रखते हैं, जैसे कि चेचक है, आज से 25-30 साल पहले तक 30% लोग इस बीमारी से सालाना मर जाया करते थे, जान से हाथ धो बैठते थे। खसरा 1980 तक 26 लाख सालाना अफराद थे जो इस बीमारी का शिकार हो जाते थे, तो मर जाते थे। फिर उसके बाद में जब वैक्सीनेशन आई, वैक्सीनेशन के बाद ऐसा नहीं होता। ये वो बीमारियां हैं जो अब नापैद हो गई हैं, इनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। पोलियो 96% खात्मा पूरी दुनिया से इसका हो गया। सिर्फ 2 ममालिक बचे हैं जिनमें पाकिस्तान भी है, जो उन ममालिक में शामिल है जिनमें पोलियो है। फिर इसके अलावा टाइफाइड और कुछ और दीगर बीमारियां भी हैं जिनसे बचाव के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, जो कितना ज़रूरी हैं। ये वैक्सीनेशन ही है जिसकी बदौलत इन बीमारियों का दुनिया से खात्मा होता जा रहा है। और पाकिस्तान में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हुकूमत वो किस हद तक ठीक चला रही है, इसमें क्या खामियां हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई 2 बरसों के बारे में, वो कैसे रहे हैं, तज्जियाकारों की क्या राय है इन 2 बरसों के बारे में। क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि मुश्किल वक्त था, गुजर गया, लेकिन फिर भी हमने हुकूमत अच्छे तरीके से चलाई है। अगले 3 साल पीटीआई के कैसे होंगे और जो टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे थे वो टारगेट अचीव कर सकेगी अगले 3 सालों में या नहीं, इन अहदाफ के हुसूल में रुकावटें क्या होंगी, एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे वैक्सीनेशन की अफादियत के बारे में। हमें ज्वाइन किया है सीनियर मेंबर इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब ने स्काइप पर, और स्काइप पर ही हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, मैं पहले आपसे जान लेता हूं, डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब से तो अफादियत के बारे में पूछेंगे ही, लेकिन हुकूमत के जो इक़दामात हैं वैक्सीनेशन को लेकर वो कितने ठीक हैं, कितनी उनकी समत दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो टोटल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो काफ़ी फाल है, बहुत अच्छा वो कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ख़ासकर जिस तरह के पोलियो के का हम प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर चुके थे 1 साल पहले की बात है। अब इस साल काफी केसेस आ गए हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें हुकूमत को चाहिए कि इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पर हम कर रहे हैं उसको में देखने की जरूरत है। और इसी तरह से बाकी वैक्सीनेशन है हमारी इम्यूनाइजेशन की, और उसको देखने की जरूरत है। कुछ नए वैक्सीनेशन करने की जरूरत है, और कुछ ऐसे वैक्सीनेशन के जिसका प्रोग्राम बहुत अच्छा, खासकर सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था और बहुत अच्छा हो रहा था, जैसा कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन वो करवा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको मेरे ख्याल में वो बंद हो चुका है, उसको मैं समझता हूँ कि उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। अच्छा। और तमाम पूरे पाकिस्तान में, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान की है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है बहुत ही फ्रूटफुल होना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चों की जो बेसिक जो ऐसी बीमारियां जिनसे वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। प्लस ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं
उनको अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद करना चाहिए जगह जगह पे तमाम गवर्नमेंट। ये अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आगे चलकर मैं आपसे पूछूंगा ये किस तरह होना चाहिए, इसमें किस हद तक खामियां हैं। डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे वालिदैन का पहला सवाल ये होता है कि ये आखिर जरूरी क्यों है, और ये भी बता दीजिएगा ये काम कैसे करती है वैक्सीनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से बहुत सलाम कैसर भाई को भी और बकिया टीम को भी, पूरे पाकिस्तान में सुनने वालों को। देखिए, पहली बात तो ये कि वैक्सीनेशन ज़रूरी क्यों है। वैक्सीनेशन ज़रूरी इसलिए है कि जब वैक्सीनेशन आई तो उसके बाद जो है स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गई जी, और पूरी दुनिया से चिकन से पोलियो ख़त्म हो गया। आप ये देखिए कि जब वैक्सीन किया तो उन वैक्सीन्स ने प्रोटेक्ट किया, महफूज किया बच्चों को और आने वाली नस्ल को उन बीमारियों से जो या तो मोहताजी पहुंचाती थीं या ज़िंदगी के लिए भी वो ख़तरनाक साबित होती थीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो साइंस है, जो आपका दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती है, तो आप डेड वैक्सीन होती हैं, लाइव वैक्सीन होती हैं। वैक्सीन में आप जरासीम के उस वाले हिस्से को ख़त्म कर देते हैं जो बच्चे में नुकसान पहुंचा सकता है, मगर उसके एंटीजन यानी उसका प्रोटीन आप जिस्म में दाखिल कर देते हैं और जिस्म उस प्रोटीन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप कर लेता है। और अल्लाह न करे ज़िंदगी के आने वाले हिस्से में कभी भी वो जरासीम जब बच्चे पे अटैक करते हैं तो जिस्म के अंदर वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और उस जरासीम को पनपने या बढ़ने या उस बच्चे को इन्फेक्टेड होने नहीं देती और उसके अटैक से बच्चे को बचा लेती हैं। तो ये वो साइंस है जैसे कि जिसके ज़रिए से वैक्सीन इन बीमारियों। नाकदीन भी हैं, मुखालिफिन भी हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इवन बरतानिया में भी कुछ मुहक्किकीन हैं जिनकी राय ये है कि जो बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा वैक्सीन बर्दाश्त नहीं करता जितनी वैक्सीनेशन उनको दे दी जाती है। इसमें इसका ज़रा जवाब दीजिएगा किस हद तक वो गलत है। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें बहरहाल रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसका एक नुकसान भी सामने आया, वो ये कि जो खसरा की वबा है वो दोबारा से बढ़ रही है यूरोप में भी और साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी, क्योंकि लोगों ने इतनी ज़्यादा उसकी वैक्सीनेशन लेना कम कर दी है। जी हाँ, देखिए, जब हम अपनी ट्रेनिंग पे इंग्लैंड में थे तो एक बहुत बड़ा सियासी मसला बन गया था कि जी जो डीपीटी की ट्रिपल वैक्सीन है उसको एक और बीमारी है उससे एसोसिएट कर दिया था। मैं जानबूझ के लोगों के सामने नाम नहीं लूँगा कि लोगों में उसके खिलाफ नेगेटिविटी पैदा होती है और ऐसा नहीं। जी ठीक, डॉक्टर जी डॉक्टर साहब मैं वापस आऊंगा आपसे इसी सवाल के जवाब लूंगा। डॉक्टर कैसर साहब को हम एंगेज करते हैं। कैसर साहब, आप अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, इसमें मजीद क्या इकदाम करने चाहिए और कहाँ खामियां हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन के हवाले से, इम्यूनाइजेशन के हवाले से? देखिए, इसमें जो सबसे अच्छी बात जो साकिब साहब ने अभी बताई है उसमें सारी ये इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हो रही हैं, लेकिन लोगों को ये इत्ला नहीं है प्रॉपर तरीके से। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ अगर पोलियो की अगर बात करूं तो पोलियो की बीमारी मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि पोलियो की बीमारी है क्या। उनको अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि पोलियो की बीमारी में होता क्या है कि बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, अगर उनका पोलियो का वायरस उनके बच्चों के अंदर आ गया तो उनका बच्चा पैरों से चल नहीं सकता, कमर से पे खड़ा नहीं हो सकता, कमर की प्रॉब्लम होती है और दूसरे बहुत सारे सीने की प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स की हाईलाइट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जी ये कॉलरा क्या होता है, काली खांसी क्या होती है, तपेदिक क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, तो उस पे लोग जो है, हम ये कहते हैं और हमेशा बारहा हमने ये कहा है कि देखिए लोगों को मजबूर करें कि आप वैक्सीनेट कराएं अपने बच्चों को। वो लोग मजबूर हो जाएं और ये पूछें कि जी हमारे बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाने, ये कहाँ से पिलाया जाए? ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग मजबूर हो, लोगों को एहसास हो कि ये बहुत जरूरी है? देखिए, बात जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक आप वैक्सीन इसकी बात कर लें, अगर पोलियो की जो कि
हमारे मुल्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, बिकॉज ये कि हम इस पोलियो की वजह से पूरी दुनिया में हमारा जो है इमेज अच्छा नहीं है। हम दुनिया के किसी जगह जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट लेके दूसरे मुल्क में जी जाना पड़ता है, पोलियो का सर्टिफिकेट कि हमने पोलियो के खतरे पिया है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो सब। तो एक इस चीज के लिए मैं कहता हूं कि इसका सबसे आसान तरीका यही है कि गवर्नमेंट एक मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम मुरतब करे, जिसके अंदर हमारे हुक्मरान के जितने लोग हैं, पॉलिटिशियन जितने हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे हुक्मरान हो, इसी तरह से रिलीजियस लोग हैं, इसी तरह से एनजीओज हैं, तो इसके अंदर जो मिसकंसेप्शन है सबसे पहले वो खत्म करें कि जी ये पोलियो के खतरे से जो है ना वो कोई नुकसान नहीं होता। और मेडिकल एसोसिएशंस का रोल क्या होना चाहिए, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। जरा साकिब हुसैन अंसारी साहब की तरफ वापस आएंगे। साकिब साहब, एक तो ये बताएं कि ये वैक्सीन ना होने के खतरात क्या है, और ये जो लोग बेपरवाह हैं बहुत ज्यादा, इसको इजी ले लेते हैं कि कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी करवाई, इसके खतरात के बारे में आगाह कीजिएगा। और दूसरा, वो आप जो रिप्लाई कर रहे थे, जो एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई थी इस मामले को लेकर वैक्सीनेशन के हवाले से कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं होता कि वो उतनी ज्यादा वैक्सीन बर्दाश्त कर सके, इसके बारे में ही बताइएगा। जी देखिए, पहली बात तो ये कि जो पहला मैं एक कंटिन्यूएशन में सर की एक बात करना चाहता हूँ। हमारे बड़े हैं और हमारे मुल्क में भी इनकी, पूरे मुल्क में इनकी बहुत इज्जत है कैसर साहब की, और कि इनके कंटिन्यूएशन में एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोलियो के हवाले से ठीक है हमारा एंड वीक हुआ, मगर उसके बावजूद जितने मुश्किल हालात में हम गए हुए हैं और 30 साल जो जंगी हालात में हमारे मुल्क ने गुजारे हैं, हमारी कौम ने गुजारे हैं, उसके बावजूद जितना कंट्रोल हमने पोलियो पे किया है, ये अगर दिल से पूछें तो एक सक्सेस स्टोरी है हमारी। दूसरा जो आपका सवाल था कि कैसे करें इसको मेक श्योर और सख्ती कैसे करें, तो उसकी सबसे कामयाब एग्जांपल आपके पास अभी कोविड और कोरोना की नज़र आती है कि आपके गलियां महल्ले 13D ब्लॉक कर दो, ब्लॉक 5 गुलशन का ब्लॉक कर दो, कंटेनर लगा दो, आर्मी खड़ी कर दो, रेंजर्स खड़ी कर दो, पुलिस खड़ी कर दो। जब स्टेट एक चीज़ तय कर लेती है तो सवात से लेके कोयटा तक और कराची के समंदरों तक हमारी स्टेट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है, स्टेट की रेड हमें नज़र आती है। लॉकडाउन में शादियां बंद हो गई, सारे तकरीबात बाजार बंद हो गए, तो स्टेट कामयाब नज़र आती है अगर स्टेट एक बार तय कर ले। और जिस तरह डिप्टी कमिश्नर्स और उसके बाद तमाम फोर्सेस एक्शन में आई थी, अगर पोलियो के ऊपर और वैक्सीनेशन के ऊपर इसको मेक श्योर कर दिया जाए। चले ये तो हो गया कि आवाम की बेपरवाही को कैसे खत्म किया जा सकता है। अब ये बता दीजिए वैक्सीन ना होने के खतरात क्या है। सर देखिए ना, कि पोलियो हो गया, अल्लाह न करे, हमारी पूरी ट्रेनिंग में शायद एक बच्चा आया था 4 साल की ट्रेनिंग में, और उसको देख के हमारा दिल रोता था कि अब ये ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया और इसकी टांग पे, अपनी टांगों पे अब कभी नहीं चल सकता। तो सबसे बड़ा नुकसान पोलियो में तो बड़ा सीधी सीधी बात है कि जी आपका बच्चे की एक टांग ज़ाय हो सकती है और वो लंगड़ा हो सकता है और उसके पैदल चलने और अपनी टांगों पे चलने की सलाहियत ख़त्म हो सकती है, और ये सबसे बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है। और जो दूसरा पार्ट था आपके सवाल का कि मुख्तलिफ रिसर्च और यूरोप में ये कंट्रोवर्सीज इसके अगेंस्ट में जो आती रही हैं वो हमेशा गलत साबित होती रही हैं। जो स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट गलत तो साबित होती है, उसका एक नुकसान भी सामने आता है, वो ये कि लोग कुछ डर भी जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, दुनिया भर में, और डरने के बाद में फिर उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। खसरा की वबा बढ़ रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो, साउथ एशियन कंट्री हो, यूरोपियन या इवन अमेरिका में भी ट्रंप ने भी जो एक स्टेटमेंट दे दिया था, ये नुकसान होता है। अब इससे इस नुकसान से बचने के लिए मजीद क्या इकदाम करने चाहिए, बताना चाहिए कि वैक्सीनेशन इंतहाई जरूरी है। मैं आपको सेकंड करता हूं, और जी डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील, और नई रिसर्च पे जल्दी नहीं कूदना चाहिए। अगर कोई कहता है कि इवन मैं अपने बच्चों को जो बहुत ही नई टीके आते हैं जो कि हमारे EPI में, पाकिस्तान गवर्नमेंट के बनाए हुए प्रोग्राम में नहीं है, उनको लगाते हुए शुरू के सालों में अवॉइड करता हूं कि पहले साबित तो हो जाए कि कितनी रिसर्च में साबित हुआ है। चुनाचा जो इस्टेब्लिश चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ आती है, नहीं जी ये टीका ना लगे नुकसान है, वो टीका ना लगे नुकसान है, तो खुदा के लिए आपका बच्चा आपके हाथों में दम तोड़ देगा। अगर ये जो काली खांसी और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें हमने अपने हाथों में बच्चों को मरते हुए देखा है, और रीजनिंग यही दी जाती थी कि जी हमने टीका नहीं लगाया, यानी कि ये इंतहाई जरूरी है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा, आखिरी मुझे फिर ब्रेक पर जाना है। ये जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, इनका रोल कितना अहम है?
इनका रोल बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि तमाम जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये है और ये नुमाइंदा जमात है डॉक्टरों की, इसी तरह से और हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पीमा है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, फिर सोसाइटीज है जैसे कि साकिब पीडियाट्रिशियन है, इनकी जी इनकी सोसाइटीज है। तो ये सारे लोग अवेयर कराते हैं अपने सेमिनार के जरिए। हमारी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस हैं। मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल तमाम अपने ब्रांचेस को, इवन के लोरा लाई की ब्रांच है, पीएमए लोरा लाई है, पीएमए मुल्तान है, ये लाड़काना है, छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, अपने डॉक्टर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं और आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस होती है। इसी तरह से हम चाहते ये हैं कि हुकूमत की सतह पे मीडिया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस किया जाए, ताकि लोग खुद ही जो है बहुत सारी गलतियों के शिकार होते हैं उससे निकल जाएंगे और फिर वो खुद डिमांड करेंगे कि हमारे बच्चे को ये टीके लगवाने चाहिए। फिर ये बहुत हमारे जरूरी है बच्चे पीडियाट्रिशियन जो है उनका बड़ा अहम रोल है और वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। पीडियाट्रिशियन जैसे ही बच्चा उनके पास आता है, या मैं समझता हूँ कि जो गायनी की जो डॉक्टर जब डिलीवर होता है अस्पतालों में, तो फौरी तौर पे जो बच्चों के डॉक्टर रेकमेंड किया जाता है कि फौरी तौर पर आप वैक्सीनेशन का आगाज करें। वैक्सीनेशन कराया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब, सीनियर मेंबर इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 बरस मुकम्मल हो गए, अगले 3 साल कैसे रहेंगे, एक ब्रेक के बाद बात होगी और ब्रेक के बाद ही अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई 2 बरसों के बारे में और आने वाले 3 बरस ये कैसे होंगे। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान और सीनियर तज्जियाकार भी हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमर चीमा साहब आपसे आगाज करना चाहूँगा। 2 बरस हुकूमत के कैसे गुजरे और आज जो तीसरा खिताब था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, पार्लिमानी साल जो आगाज हुआ है तीसरे पार्लिमानी साल का, उस खिताब को आप किस तरह देखते हैं? और जो अपोजिशन का शोर शराबा था, क्या ये जरूरी था या जायज? चले जायज तो मान भी लेते हैं, लेकिन जरूरी था? देखें, पाकिस्तान को हमें खुद ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने ये बताना है कि हम पॉलिटिकली कितने मैच्योर हैं, डेमोक्रेटिकली कितने हम साउंड हैं। इस तरह की चीज़ें अगर दुनिया को बतानी हो तो मेरा ख्याल है इस तरह के जो मौके होते हैं उन पे थोड़ी यूनिटी दिखानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है उनका डेमोक्रेटिक हक है अगर उन्होंने इस तरह किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई भी ऐसे करती रही और बाकी सियासी जमातें भी जो है वो इसी तरह के काम करती रही हैं। तो कोई किसी एक को तो ये प्रेसिडेंट सेट करनी पड़ेगी अगर कोई चाहता है कि मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ें हों। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो प्रेसिडेंट साहब और हमारी गवर्नमेंट का एक होता है कि जी गुड न्यूज़ मीडिया दे और अच्छी अच्छी खबरें आनी चाहिए, ज़्यादा जो है वो ख़राब खबरें ना दें, और मीडिया पे भी तनकीद करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि एक तो मीडिया का काम जो है वो पिन पॉइंट करना होता है, ऐसी चीज़ों को निशानदाही करना होता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ लैग कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मुझे जिस चीज़ की परेशानी तो कर ही रहा है कमर चीमा साहब, मीडिया से तो इस हवाले से हुकूमत खुद शिकायत कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि मीडिया को तो बोलने देना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं पिन पॉइंट कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट की ये जो सम टाइम होता है कि जी मीडिया बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करे, वो तो रिपोर्टिंग तो वो जैसी कर रहे हैं, बहुत सारी बात है, उनका काम है रिपोर्ट करना, लेकिन मीडिया एक अच्छे अंदाज से भी चीजें दिखा रहा है और साथ साथ पिन पॉइंट भी कर रहा है। लेकिन अहम चीज जो जवाद साहब जो इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनकी अटेंडेंस बड़ी कम हो गई है। पिछले साल तो वो 19% उनकी अटेंडेंस थी पार्लियामेंट में, इस साल सिर्फ 9% रह गई है। और वादा उन्होंने किया था वीकली आने का पार्लियामेंट में जी शुरू में। और मजे की बात है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनकी इस साल की अटेंडेंस सिर्फ 4% है, जबकि जो पार्लियामेंट की जो एमएनएस की अटेंडेंस है वो पिछले साल 73% थी, इस साल 64% है। ये पिल्डैट की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपने देखी होगी। सो देखना यह है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, और मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं।
तो जो बिल्स पास होने हैं वो भी उस तरह पास नहीं हो पा रहे। तकरीबन 31 ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किए हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को चुन के भेजते हैं कि वो उनके हकूक की बात करें। अगर इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करने हैं और पॉलिटिकल क्लास ने आपस में मिल बैठ के लोगों के मसले हल नहीं करने, और मजे की बात है जो लेजिस्लेशन हुई है वो भी हमारी जो इंटरनेशनल कंपल्शन थी जवाद साहब, उसकी वजह से ज्यादा लेजिस्लेशन हुई है। कोई डोमेस्टिकली चीजें इंप्रूव करने के लिए लेजिस्लेशन नहीं, खासकर ये एफएटीएफ और इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से। सो मैं समझता हूं कि मुझे ऐसे लग रहा है, आखिरी बात और फिर आप चले जाइएगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान समेत हर सियासी जमात यही समझती है कि बस जमहूरियत का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में आ जाओ और डेमोक्रेटिक कल्चर बेशक ना दिखाओ, और वो जो जमहूरी रवैये हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बेशक ना दिखाओ, लेकिन बस वोट लेके पार्लियामेंट चले जाओ और पार्लियामेंट को निगलेक्ट करो, डिस्कशन ना करो और एक दूसरे को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए कोई जमात भी आगे नहीं आ रही है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप कहां रेट करेंगे इब्तदाई 2 वर्षों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? किस हद तक कानून साजी हुई, जितनी हुई आप उससे मुतमईन है, सेटिस्फाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम पे जो लेजिस्लेशन, जिस तरह से कमर साहब ने बहुत अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लेजिस्लेशन फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वो आपको खाल खाल नजर आती है। आपको ये नहीं समझ आता कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है। पाकिस्तान जो है वो एक स्क्वायर पेग है राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। हम ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी अडॉप्ट करने के लिए पैदा नहीं किए गए थे। अब मसला यह है कि पाकिस्तान को पिछले 2 साल में जो नजरियाती और जोग्राफियाई सतह के ऊपर खतरात दो चार हुए वो बहुत संगीन नौयत के हैं। यानी कि अब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ठीक है कि वजीर आजम का इसके ऊपर बयान आ गया, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर पहले आपको याद होगा कि दफ्तर खारजा के हवाले से उनकी कामयाबियां कश्मीर के हवाले से गिनवाई जा रही थी, लेकिन फिर उसको शीरी मजारी साहिबा ने एक्सपोज कर दिया और साथ ही साथ जो है उन्होंने बड़े सख्त जो है वो इल्जाम भी लगा दिए कुछ ऐसे लोगों पे भी जिनको मेरे ख्याल में नहीं लगाने चाहिए थे। माजी के अंदर मलिया लोधी साहिबा ने भी इस किस्म का एक काम किया था जिसके ऊपर उनको फारिग कर दिया गया था। या तो शीरी मजारी साहिबा सही कह रही हैं, और अगर सही नहीं कह रही तो फिर उनको बर्खास्त करना चाहिए, और अगर दूसरी सूरत है तो फिर वजीर खारजा जो है वो किस कटहरे में खड़े हैं। तो ये कहते ना कि हमने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये एक रियलिटी है। अब आप इसको जो मर्जी कह दें कि जी ये 13.8% पे इकोनॉमी अफरात ज़र जो है वो आपका चला गया, और अब आप इसको जो मर्जी कहें कि 8.2% आ गया, फलाना आ गया। चीनी की कीमत आप देख लें, खुद इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जब मुल्क में महंगाई हो तो समझ लो कि हुक्मरान चोर हैं। उसके बाद आपके सामने अद्वियात का स्कैंडल आया, आपके सामने चीनी का स्कैंडल आया, आपके सामने जो है गंदम का स्कैंडल आया, आपके सामने जो है वो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई साहिवाल वाक़े के अंदर और इसी तरीके से सलाहुद्दीन केस के अंदर। लेकिन फिर नतीजा क्या निकला? फिर इसी तरीके से आप देख लें कि आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज जो हैं मोहतरम, वो ये कहते हैं कि आम आदमी को इंसाफ मुयस्सर नहीं है। तो मैं कमर चीमा साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की है, मैं ये कहूँगा कि आम आदमी को क्या आप इंसाफ देने में कामयाब हो गए, जो कि एक बॉर्न राइट है, बर्थ राइट है एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का, आईने पाकिस्तान के तहत कि उसको बहुत ज्यादा खानी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपने गिनवाई जो इब्तदाई 2 वर्ष में हुई, आप मजीद भी गिनवाना चाह रहे हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगले 3 वर्षों में हुकूमत ने जो टारगेट किए थे वो टारगेट अचीव कर लेगी, और अगर अब तक नहीं कर पाई वो टारगेट अचीव तो उन अहदाफ के हुसूल में रुकावट क्या है। एक ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अगले 3 बरस अब कैसे होंगे, इस पर बात कर लेते हैं। कमर चीमा साहब, अगर जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किए थे वो अब तक अचीव नहीं हुए हैं तो उनकी राह में रुकावट क्या है, और आप समझते हैं अगले 3 वर्षों में वो अहदाफ के करीब करीब या अहदाफ हासिल कर लेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ये समझती है क्योंकि पावर्स बहुत ज्यादा डिवॉल्व हो चुकी हैं सूबों में, तो सूबों के पास इख्तियारात ज्यादा चले गए हैं और पैसा भी चला जाता है, तो मरकज की उतनी रिट नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसीलिए सारे काम जो है वो सूबों के ऊपर आ गए हैं।
दूसरी अहम बात यह है कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो मुझे तकलीफ हो रही है इनसे, वो ये है कि ये लोकल पार्टी सेटअप क्यों नहीं लेके आते पंजाब में। अगर आपने डिलीवरी करना है, और खुद तो ये कहते थे हम लोकल बॉडी सेटअप को लेके आएंगे, तो ये तो आप भी बाकी जमातों की तरह जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, तो इस तरह तो नहीं काम चलेगा। तीसरी अहम चीज ये है कि मुस्तकबिल में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनके लिए प्रॉब्लम यह है, कोविड-19 की वजह से आपकी इकोनॉमी का पहिया पहले ही स्लो है। सो हमें एक तरफ तो हम डिफॉल्ट से बड़ी मुश्किल बचे, गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की इनिशियली, ऊपर से हमारे ऊपर कोविड आ गया। सो मेरा ख्याल है कि एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी सूबों के साथ मिलकर बनाए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुदारा आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में बाकी ऑपोजिशन जमातों को भी साथ लेके चलें। आपने नैब के चेयरमैन का फैसला करना है, आगे और बहुत सारे फैसले होते हैं। तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर 9 की अटेंडेंस 9% है, ऑपोजिशन के लीडर की अटेंडेंस 4% है, तो पार्लियामेंट ने तो फिर क्या बात करनी है आपस में, जब टॉप लीडरशिप ही नहीं आती, जब पार्लियामेंट में नहीं आती। सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको ये देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर उन्होंने फैसला साजी करनी है, तो चैलेंजेस पीटीआई की गवर्नमेंट इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ आगे नहीं जा सकती जब तक वो तमाम सियासी जमातों को साथ नहीं लेके चलती। इसलिए एक अच्छा पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का नारा तो खत्म हो चुका है इनका, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, नैब कंट्रोवर्शियल हो गया, और जो प्रोसेस चलना था वो उस तरह चल नहीं पा रहा। सो इमरान खान साहब के पास एक ही नारा था के केस में कोर्ट की राय भी सबके सामने आई, राय सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब के बारे कहा, तो मेरा ख्याल है कि सारे का सारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस खत्म हो चुका। अब जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गई है, उसकी कीमतें ऊपर हो गई हैं। सो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी गुड गवर्नेंस, लोग पंजाब में शहबाज शरीफ स्टाइल की गवर्नेंस देखना चाहते हैं, कम से कम उस तरह नहीं तो गवर्नेंस पर तवज्जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या रुकावटें हैं जो टारगेट अचीव नहीं करने दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को खास तौर पर? देखिए, सीधी सी बात है, जोड़ तोड़ के इधर उधर के लोग ला के साथ जोड़ लिए गए हैं, और उनके नजरियात इमरान खान साहब से, पीटीआई से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको कोई कोहेरेंस नहीं नजर आती। एक मिनिस्टर जो है वो कुछ और बयान देते हैं, दूसरे उसके बिल्कुल मुतजाद बयान देते हैं, और कई दफा मिनिस्टर जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो तब्दील हो चुके हैं। खुसरो बख्तियार साहब वगैरह की आपको मालूम है, उनके ऊपर बहुत बड़े इल्जामात थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नतीजा सिफर बटा सिफर, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई। अब जो नए नए लोग आए हुए हैं, जिस तरीके से जुल्फी बुखारी साहब हैं, बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो एतराज करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी इनकी मौजूदगी में हमारा तो काम चलता ही नहीं है, इंटरफेरेंस बहुत है। दूसरी बात यह है कि कोई मेरिट नहीं इस्टेब्लिश किया गया। सूबों की जो जहां तक बात है, उनके अंदर बजाय इसके कि उनके आपस में हार्मनी हो, वहां कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। अगर अफवाज पाकिस्तान बलूचिस्तान में ना जाए, सिंध में ना जाए, दीगर जगहों पे, पंजाब में, दीगर मामलात में, KPK में ना, अगर वो अपना किरदार ना अदा करें, हर किस्म का सिविल रोल, तो फिर आप मुझे बताएं कि हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खड़ी है। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन तो हर जगह आपको नाकाम नजर आती है, वो तो सूबों में भी नजर आती है, लेकिन पंजाब में आप बज़िद हैं कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत रहनी है, उनके ऊपर चाहे वो नैब रेफरेंस हों या दीगर हों। इसी तरीके से दीगर मामलात के अंदर हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान एक इस्लामी नजरिए के ऊपर कायम रियासत है। हमने अब हिंदुस्तान से डिक्टेशन तो नहीं लेनी ना, लेकिन नजर ये आ रहा है कि हम हिंदुस्तान के लिए भी हम सलामती काउंसिल में वोट दे देते हैं। हम क्यों देते हैं? एक तरफ कश्मीरियों का इस्तेसाल हो रहा है, उनका खून गिराया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो चीन हमसे जो है वो दूर चला गया, सऊदी अरब के मामलात आपके सामने हैं। इसी तरीके से आपको UAE के हवाले से देख लें, इसराइल के खुफिया जहाज आते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, कौमी असम्बली में अचानक PTI की मेंबर जो हैं वो तकरीर कर देती हैं उसको तस्लीम करने के लिए। उनको किसने कहा था? बात यह है कि कहीं से रिक्वेस्ट आई। ऐसे मामलात जो लोगों के दिलों में जो है वो एक शक और शुबा पैदा कर दें, ये गैर मुनासिब रवैये हैं मेरे ख्याल में। हुकूमत ये वो बड़ी रुकावटें हैं जो टारगेट अचीव नहीं करने दे रही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कमर शीबा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नाज़रीन, हुकूमत वुज़रा और हुकूमत ये दावे तो कर रही है कि उसने मुश्किल वक्त गुजार लिया और बहुत अच्छी हुकूमत की है, लेकिन तज्ज़ियाकारों की राय इसके बिल्कुल बरअक्स है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।